हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। महारानी एलिजाबेथ के निधन के पश्चात चार्ल्स तृतीय का राजा बनना ब्रिटेन का तय हुआ। ब्रिटेन अर्ध लोकतंत्र कह सकते हैं, वहाँ पे है। ये ब्रिटेन है, अटलांटिक महासागर में एक देश है। अटलांटिक महासागर में, और इधर यूरोप पड़ जाता है। ये स्पेन है, ये यूरोप है, तो ये फ्रांस है यहाँ पे। तो ये है आपका ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम में आते हैं आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, सब मिला करके यूके बनता है। तो यहाँ पे जो लोकतंत्र का बहाली हुआ 1688 के बाद, तो कहा गया जो मुख्य पद है, जो सर्वोच्च पद है, वो राजघराने के लिए सुरक्षित रहेगा। यानी कि हमारे यहाँ लोकतंत्र तो होगा, लेकिन वह राजा का पद आनुवंशिक बना रहेगा। यानी राजतंत्रात्मक लोकतंत्र का वहाँ पे आधार दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए स्वयं कहा था। यानी कि एक ऐसी क्रांति हुई वहाँ, जो बिना खून बहाए, बिना किसी आधार के एक ऐसा परिवर्तन आ गया, जिससे वहाँ की जनता को अपने आधार पे शासक चुनने का, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री चुनने का आधार मिल गया, वोट देने का राइट मिल गया। तो लोगों ने इस सम्मान का, इस निर्णय का स्वागत करते हुए वहाँ के सर्वोच्च पद राजघराने के लिए सुरक्षित रख दिए, और सम्राट का पद बना रह गया। तब से बराबर लेकर के या तो कोई वहाँ की महारानी होती हैं या कोई राजा होता है, बराबर बनता चला आ रहा है। तो अभी हाल ही में जो एलिजाबेथ द्वितीय थीं, एलिजाबेथ द्वितीय ये वहाँ की महारानी थी। और इनका हो गया निधन। जब निधन हो गया, तब अब सत्ता खाली हो गया, तो सर्वोच्च पद पर कोई तो बैठेगा, तो जो कि इनके घर के लिए आनुवंशिक बना हुआ है। तो इनके बड़े पुत्र चार्ल्स तृतीय ये राजा बने। चार्ल्स तृतीय का माता तो हो गई एलिजाबेथ द्वितीय, और इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है प्रिंस फिलिप। प्रिंस फिलिप। देखिए, जब कोई अगर महारानी बनती है तो उनका हस्बैंड प्रिंस कहलाता है। अब ये राजा बने हैं, इनका उम्र है चार्ल्स तृतीय का 73 साल। इनका जन्म हुआ था 4 नवंबर और 1948 को, चार्ल्स तृतीय का 1948, यानी हमारे आज़ादी के 1.5 साल बाद, 1 साल बाद इनका जन्म हुआ। इनका जन्म एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप्स के माध्यम से हुआ, मतलब इनके माता पिता हैं। तो यहाँ पे एक जो लोकतंत्र है, यहाँ का आनुवंशिक पद अभी भी चल रहा है। तो इस पे आगे की कहानी क्या है, ये तो आप समझिए कि ब्रिटेन क्या है क्या नहीं है।
अब 73 वर्षीय चार्ल्स ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद राजा घोषित किए गए। इनकी ताजपोशी जो है, जिसे राज्याभिषेक कह सकते हैं, सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। सेंट जेम्स पैलेस में इनका राज्याभिषेक किया गया। अब किंग चार्ल्स जो हैं ये राष्ट्रमंडल के प्रमुख हो गए। अब यहाँ ध्यान देने की फिर आपको ज़रूरत है, राष्ट्रमंडल क्या है। राष्ट्रमंडल के ये क्या बने हैं? प्रमुख। राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं? 54 देश हैं। अब ये जो 54 देश हैं ये वो देश हैं जिस पर कभी ब्रिटेन का राज होता था, यानी ये पूर्व गुलाम है ब्रिटेन के, पहले गुलाम हुआ करते थे। उसमें हम भी शामिल हैं, भारत भी शामिल है। लेकिन जब आज़ाद हुआ ये 54 देश, तो 54 देशों के पास विकल्प था कि आप संपूर्ण रूप से अलग होना चाहते हैं या अभी भी ब्रिटेन को अपना कुछ अधिकार देना चाहते हैं। तो ऐसे में बने दो तरह के देश, एक बने संप्रभु और एक ने अपना राजा जो है ब्रिटेन के राजा को ही माना। राजा या राजतंत्र को मान्यता दिया। अब इन 54 देशों में से 40 देश ऐसे हैं, 40 कह लीजिए, 39 कह लीजिए, 39 देश ऐसे हैं जिन्होंने सिंबॉलिक रूप में राष्ट्रमंडल में सदस्यता ग्रहण किया है। ये कूटनीतिक रूप से सही भी है, लेकिन ब्रिटेन के राजा को मान्यता नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम अपना देखो, हम स्वतंत्र रूप से अपने देश की स्थिति को संभालेंगे। और 14 देश ऐसे थे जिन्होंने कहा हमें स्वतंत्रता तुम दे दो, जो ब्रिटेन का राजा होगा वही हमारा भी राजा होगा। यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से उनकी गुलामी को अभी भी स्वीकार किए हुए हैं। और एक देश ब्रिटेन स्वयं है। इन 54 में 39, 14 प्लस 1, जो +1 है ये खुद यूके है, यूनाइटेड किंगडम। इनको टोटल लेकर राष्ट्रमंडल में 54 देश शामिल हैं। अब जो ये राजा बने, तो राजा राष्ट्रमंडल के तो प्रमुख ही हैं। राष्ट्रमंडल खेल जब होगा तो इसकी प्रमुखता किंग चार्ल्स की ही रहेगी। लेकिन यूके के राजा हैं, इसके साथ साथ जो 14 अन्य कॉमनवेल्थ देश के राजा हैं वो ये देश हैं। लेकिन क्या भारत भी उसमें शामिल है? भारत राष्ट्रमंडल में शामिल है, लेकिन भारत ने इन्हें अपना राजा नहीं बनाया है। हमारा गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। हमारा जो राष्ट्रपति है, हमारा जो सर्वे सर्वा है, हमारा जो प्रथम नागरिक है वो ब्रिटेन के राजा नहीं हैं। हमारे प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति महामहिम होते हैं जिनका चुनाव होता है। यानी जो भारत है गणतंत्र है, भारत गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है हमारा। कहा गया है हमारे प्रियम्बल में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु स्वतंत्र समाजवादी पंथ निरपेक्षात्मक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र बनाने के लिए। तो गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि हमारा सारे पद चुने जाएं जनता के द्वारा, यानी कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं। हमारे अपने इच्छा के अनुसार हम राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। ब्रिटेन का राजा हमारा राजा नहीं है, हम उनसे स्वतंत्र हैं। चार्ल्स तृतीय का जो जन्म है 4 नवंबर 1948 को हुआ था, और चार्ल्स तृतीय का जो पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। देखिए, फिलिप इनके पिता का नाम है, वो भी शामिल हुआ, और आर्थर जॉर्ज जो है ये इनका अपना नाम है, और चार्ल्स इनका आनुवांशिक नाम है। जैसे चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स तृतीय, इनके यहाँ पे नाम की कमी रहती है, इसलिए एक के नाम हम जोड़ते रहते हैं। जैसे लुई 16वां तक फ्रांस में बने, हमारे यहाँ तो एक एक आदमी के 10-10 नाम होते हैं। ये लोग गरीब आदमी है ना इस नाम के मामले में। और ये प्रिंस फिलिप्स और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े पुत्र हैं। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा? यहाँ से जो प्रश्न आएगा
उसका आने का हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न ना पूछे, राष्ट्रमंडल से प्रश्न पूछ ले और भारत की स्थिति पूछ ले। हो सकता है इस पर कोई ऐसा आ जाए, मेंस ऑन समय कोई पॉइंट आ जाए, पीसीएस या आईएएस में छोटा सा प्रश्न आ जाए 100-200 शब्दों में लिखने के लिए, तो आप लोग तैयार रहिएगा। यहाँ पे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? किंग चार्ल्स तृतीय। इनके माता पिता का नाम क्या है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप, ये चार्ल्स तृतीय के जो है पिता हैं। इनकी उम्र 73 वर्ष है और ये कॉमनवेल्थ में यूके के सर्वे सर्वा यानी यूके के राजा होने के बाद कॉमनवेल्थ गेम के कितने देशों के राजा होंगे? तो 14 देशों के राजा होंगे। 14 देश मतलब कॉमनवेल्थ जो देश हैं उनके राजा होंगे। इनका जन्म ये सब नहीं पूछेगा, बाकी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है एशिया कप 2022। देखिए एशिया कप 2022 T20 मैच की तरह खेला जाता है। पहले यह शुरू किया गया था तब ये 50 ओवर का होता था। अब यह 20 ओवर में खेला जाता है, 2020 में खेला जाता है। एशिया कप शुरू किया गया था 1984 में। 1984 में शुरू किया गया था। अब इसके पहले साल 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। कप्तान थे हमारे श्री कपिल देव साहब। इनके नेतृत्व में पहली बार भारत ने विश्व कप जीता था क्रिकेट का, और एशिया का एक अलग प्रकार का माहौल बन गया था। पहले कब्जा होता था इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का और वेस्ट इंडीज हावी रहता था। ऐसे लोगों के हाथों से विश्व कप छीन करके लाए थे हमारे कपिल देव जी ने। उसके बाद इन्हीं लोगों के रिकमेंडेशन से, आपसी सहमति से 1984 में एशिया कप शुरू किया गया खेलना। जब एशिया कप शुरू किया गया था तब यह 50 ओवर का ओडीआई की तरह खेला जाता था, लेकिन समय बदलता गया और अब 2020 यानी 20 ओवर का खेल होता है। अब रही बात 2022 का एशिया कप, तो 2022 का जो एशिया कप है इसका आयोजन होना था श्रीलंका में। श्रीलंका में इसका आयोजन होना था, लेकिन श्रीलंका में इस समय आर्थिक तंगी, यहाँ तक कि वहाँ पे आर्थिक आपात भी लग चुका है, और दूसरा राजनैतिक अशांति। इन दोनों के वजह से वहाँ पे यह आयोजन कर पाना संभव नहीं हुआ, और जब यह आयोजन वहाँ संभव नहीं हुआ तब इसे ट्रांसफ़र किया गया यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में इसका आयोजन किया गया, और दुबई में इसका आयोजन करने के बाद आयोजन किया गया। अब दुबई में आयोजन हुआ और इसका जो फाइनल विजेता हुआ श्रीलंका, और ये ज़रूरी भी था, इसको जीतना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह के श्रीलंका का माहौल है इस समय, वहाँ पे कोई खुशी तो वहाँ होनी चाहिए। और भारत जो कि दूसरे फेज से ही बाहर हो गया था, भारत को पता नहीं क्या हो गया कि वो
पहुंच ही नहीं पहुंच पाए तो पाकिस्तान पहुंचा। तो श्रीलंका ने फाइनल कप जीता, एशिया कप फाइनल जीता। कहाँ पे जीता? दुबई में। अब हराया किसको? तो हराया है पाकिस्तान को, मतलब उपविजेता पाकिस्तान रहा है। कुछ फ़ायदा तो पाकिस्तान को ही हुआ। ध्यान रहे, विजेता उपविजेता दोनों पैसा पाते हैं, बस विजेता ज़्यादा पाता है, उपविजेता कम पाता है। भारत कुछ नहीं पाया। तो श्रीलंका ने किसको हराया? पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप 2022 को इन्होंने अपने नाम कर लिया। और कितने रनों से हराया? 23 रनों से। 23 रनों से पाकिस्तान को हरा दिया। हरा कर श्रीलंका ने जीता, श्रीलंका बना विजेता। और ध्यान रहे कि श्रीलंका ने इस कप को 6वीं बार जीता है, 6वीं बार। तो पाकिस्तान जो हारा है वो कितनी बार जीता? तो पाकिस्तान अभी तक 2 बार जीता है, 2 बार जीता है। तो सबसे ज़्यादा कौन जीता? तो भारत 7 बार इस कप को जीत चुका है। अगर इस बार भी जीता तो 8वीं बार होता। यानी भारत ने एशिया कप 7 बार जीता है, पाकिस्तान ने 2 बार जीता है। एशिया कप 2022 का आयोजन यूएई में हुआ, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। श्रीलंका के बानिंदु हसरंगा को मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार से नवाजा गया है। ये बहुत अच्छा खेल खेले हैं पूरे एशिया कप के दौरान में। तो जो क्या नाम है इनका, वानिंदु हसरंगा मैन ऑफ द सीरीज पाए हैं। और एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुआ, मैंने पहले बताया। 2022 में आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन वहाँ पे आर्थिक अशांति और राजनीतिक अशांति के चलते वहाँ पे नहीं किया गया। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं 3 से 4, 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं। और इस प्रश्न में पहला तो यही पूछा जाएगा कि आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन हुआ यूएई के दुबई में। विजेता कौन रहा है एशिया कप 2022 का? श्रीलंका विजेता था और उपविजेता था पाकिस्तान। उपविजेता पाकिस्तान हो गया। उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज कौन है? वानिंदु हसरंगा। ये मैन ऑफ द सीरीज हैं। टोटल कितने बार श्रीलंका ने जीता है? 6 बार। भारत ने 7 बार, पाकिस्तान ने 2 बार इस कप को जीता है। अगला पॉइंट है ऑपरेशन गियर बॉक्स। देखिए, ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे गियर बॉक्स और गियर लगा होता है, वहाँ पे एक बॉक्स होता है ऐसे, जो खटपट करने पे। तो इस बॉक्स के अंदर जो है लोग दवा, हेरोइन, गांजा, चर्स ये सब भर लेते हैं, ऊपर से बंद कर लेते हैं। तो अगर बस में या ऐसे किसी गाड़ी में जांच होता है तो लोगों को लगता है तो गियर बॉक्स यहाँ तो है नहीं, लेकिन खुफिया विभाग जो होता है वो सब जानता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। तो उन्होंने इस गियर बॉक्स को हटाना शुरू किया, एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन गियर बॉक्स, और इससे हटाना शुरू किया। तो माना जाता है कि लगभग 40 किलोग्राम जो है मादक पदार्थ, जैसे हेरोइन, चर्स, गांजा, इस सब तरह का 40 किलो प्राप्त हुआ। बहुत बड़ी बात है। तो ऑपरेशन गियर बॉक्स क्या है?
ऑपरेशन गियरबॉक्स राजस्व खुफिया विभाग के द्वारा चलाया गया तस्करी विरोधी एक ऑपरेशन है। ध्यान रहे, किसके विरोधी ऑपरेशन है? तस्करी विरोधी ऑपरेशन। तस्करी विरोधी जो है ऑपरेशन है, किसके द्वारा चलाया गया है? तो राजस्व खुफिया विभाग निदेशालय के द्वारा हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। इस ऑपरेशन से कोलकाता बंदरगाह से, पहले तो चीज़ हेरोइन के तस्करी ना हो, इसको रोकने के लिए चलाया गया है। और कोलकाता बंदरगाह से लगभग 40 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थों को पाया गया है, यानी जब्त किया गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय एक भारतीय खुफिया एजेंसी है, यह तस्करी विरोधी एजेंसी है। इसके द्वारा जैसे सोना, ड्रग्स, हेरोइन, विदेशी मुद्रा, नकली भारतीय नोट और जिसे कहा जाता है कि हथियार जो लोग तस्करी करते हैं, उन सब पर रोक लगाने का कार्य किया जाता है। ऑपरेशन गियरबॉक्स कंटेनर में छिपाई गई। जैसे मैंने बताया ना कि जो गियर बॉक्स होता है वहाँ पे एक बॉक्स होता है इसी तरह का, और उस बॉक्स के उठाओ तो वहाँ पे खाली स्थान होता है, काफ़ी जगह होता है, उसमें 10-5 किलो सामान आ जाए तो उस गियर बॉक्स के अंदर लोग जो है कुछ प्रतिबंधित पदार्थ हैं जो स्मगलिंग करते हैं, तस्करी करते हैं, वो लोग उसमें छिपा लेते हैं। और छिपा करके इतने बड़े देश है भारत देश, उसमें कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ कहाँ पहुँचाएंगे। और आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो नशों का आदी होती जा रही है। उसको अगर हीरोइन ना मिले चलेगा, लेकिन हीरोइन ना मिले तो नहीं चलेगा। यानी एक बार मूवी की जो रील की हीरोइन है उनको देख करके तो वो तसल्ली कर लेंगे, लेकिन जो ये सफ़ेद वाली हीरोइन है, सफ़ेद होती है कि ब्राउन होती है पता नहीं, भगवान जाने, इनको पाने के लिए उनके अंदर जो है बहुत कीड़े काटते हैं। तो गियर बॉक्स कंटेनर में छिपाई गई दवाओं का पता लगाने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स शुरू किया गया है। ये प्रश्न आएगा जरूर 100%, किसी भी एग्ज़ाम में मिले ना मिले, आपको उत्तर प्रदेश PCS में ज़रूर मिलेगा, समीक्षा अधिकारी मिलेगा, और भी अलग अलग एग्जाम में मिल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से तो यहाँ से एकदम प्रश्न आएगा, क्योंकि ऑपरेशन से प्रश्न अक्सर उत्तर प्रदेश जरूर पूछता है। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ पे प्रश्न पहला तो यही पूछा जाएगा कि ऑपरेशन गियर बॉक्स क्या है। क्या है? तो यह तस्करी विरोधी ऑपरेशन है। किसकी तस्करी को रोकने के लिए? तो हीरोइन। बाकी जो राजस्व खुफिया विभाग है, निदेशालय है, ये सबकी तस्करी को रोकता है, लेकिन जो ऑपरेशन गियरबॉक्स चलाया गया है वो स्पेशली हेरोइन के लिए चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया? तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया है। और इस ऑपरेशन से कोलकाता बंदरगाह से लगभग, कहाँ से? कोलकाता बंदरगाह से लगभग 40 किलोग्राम, बहुत होता है, 40 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ को पाया गया है। पदार्थ को जब्त किया गया है। लगभग एक दो जगह सूचना में दिया था कि 39.5 किलोग्राम है, तो 39.5 किलोग्राम यानी 500 ग्राम के आसपास ज़्यादा, और एक जगह पढ़ा है 40 किलोग्राम, तो इसलिए मैंने लगभग लगा दिया है। और यह खुफिया जो निदेशालय है ये किसके अंतर्गत काम करती है? तो
तो भारत सरकार के अंतर्गत एक खुफिया एजेंसी है जो तस्करी विरोधी ऑपरेशन को अंजाम देती है, जिसमें सोना, ड्रग्स, हेरोइन, विदेशी मुद्रा, नकली भारतीय नोट आदि की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।